नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, आपने वॉरफेयर में अक्सर एक शब्द सुना होगा, गुरिल्ला वॉरफेयर, कि कई बार ऐसा हमला करना पड़ता है कि जो आपका दुश्मन है वो अचंभित हो जाए, वो हैरान परेशान हो जाए और जिसकी उसने उम्मीद ना की हो, कुछ वैसा कर दिया जाए। लेकिन वक्त के साथ साथ ये गुरिल्ला टैक्टिक्स राजनीति में भी इस्तेमाल होने लगी और राजनीति में इस्तेमाल होने लगी और उसके फायदे होने लगे। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। सबसे बड़ा एग्जांपल भारत की राजनीति में अगर लेटेस्ट कोई देखा जाए तो वो बीजेपी ने इसको 2014 के आसपास शुरू किया था। वो था जब उन्होंने अचानक से एक वेल प्लान तरीके से राहुल गांधी की इमेज को निशाना बनाया था। वो जो राहुल गांधी की इमेज को निशाना बनाया, जो पप्पू इमेज बनाई गई, उसका खामियाजा कांग्रेस दरअसल आज तक भुगत रही है। क्योंकि बीजेपी को यह मालूम था कि कांग्रेस के तुरुप का पत्ता है राहुल गांधी, और राहुल गांधी ने एक इमेज बना ली थी कि नो नॉनसेंस लीडर है ये। जब उन्होंने अपनी यूपीए 2 सरकार के खिलाफ ही कई बार आवाज उठाई थी, तो लोगों में एक मैसेज जाने लगा था कि ये करप्शन के खिलाफ बिल्कुल अगेंस्ट है, करप्ट पॉलिटिशियंस को बचाने के बिल्कुल अगेंस्ट है, साफ सुथरी राजनीति करना चाहते हैं और नो नॉनसेंस राजनीति करना चाहते हैं। वहां बीजेपी को समझ में आ गया था कि अगर हम 2014 में सत्ता में आ भी गए तो ये शख्स ज्यादा दिन हमें टिकने नहीं देगा, क्योंकि अगर ये अपनी पार्टी, अपनी सरकार के खिलाफ इतनी बुलंद आवाज में बात रख सकता है तो विपक्ष में रह के हमारे खिलाफ तो और बुलंद होगा। तो एक गुरिल्ला वॉरफेयर इस्तेमाल किया कि अचानक से क्यों ना राहुल गांधी की इमेज को ही ध्वस्त किया जाए, और कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं थी। कांग्रेस को समझ में नहीं आया कि इसका क्या जवाब दे, इसलिए 5 साल तक तो कांग्रेस चुपचाप सहती रही। जब भी कोई आर्गुमेंट होता था, बीजेपी वाला तुरंत पप्पू शब्द का इस्तेमाल करके स्कोर कर जाता था। इतने साल बाद, मेरे ख्याल से 2014, 12, 13 में ये शुरू हुआ था। 10 के तैयारी शुरू हो गई थी, पर प्रॉपर तरीके से 12, 13 में शुरू हुआ था। करते 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 2022 तक, सोचिए आप, 10 साल लग गए इसका इलाज ढूंढने में, और 10 साल बाद कांग्रेस ने भी उसका जवाब गुरिल्ला स्टाइल में ही दिया कि राहुल गांधी से कुछ ऐसा करवाया जाए जिसकी बीजेपी कल्पना भी नहीं कर सकती, और वो थी भारत जोड़ो यात्रा। जब राहुल गांधी ने तय किया कि मैं भारत जोड़ो यात्रा करूंगा, तब उसके पीछे सबसे पहली मंशा यही थी कि जो अपनी पप्पू इमेज है और जो प्रधानमंत्री बार बार उन्हें शहजादा शहजादा कहते हैं, वो इमेज तोड़ना बहुत जरूरी है, और उस इमेज को तोड़ने के लिए पब्लिक के बीच जाना जरूरी है। बीजेपी को उम्मीद नहीं थी कि राहुल गांधी जैसा जो 2 प्रधानमंत्री जिसके घर में हो, थ्रेट जिसको हो, वो इतना बड़ा काम करेगा और पूरे भारत को पैदल नापने का सोचेगा। इसलिए आपको याद होगा कि जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू भी हुई थी तो बीजेपी के नेता मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे थे ये तो 10 दिन खत्म हो जाएगी, 15 दिन में रुक जाएगी, 1 महीने में थक जाएंगे, गाड़ी में जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन जब कंप्लीट की राहुल गांधी ने वो यात्रा, तो बीजेपी के नेताओं के मुंह खुले के खुले रह गए। आज भी बीजेपी के बहुत से नेता आपको ऑफ द रिकॉर्ड कहेंगे कि यार, बंदे में, राहुल गांधी की और तारीफ करें ना करें, ये जरूर करते हैं कि बंदे में दम तो है यार, कि जो एक बार ठान लेता वो करता जरूर है। और दूसरी एक तारीफ करते हैं राहुल गांधी की, यार वो आदमी सच बोलता है। ये दो तारीफें तो बीजेपी के भी ज्यादातर नेता करते हैं। ये अलग बात है, सामने नहीं कर सकते क्योंकि उसी दिन फिर उनकी भी छुट्टी हो जाएगी। तो वही तरीके से इमेज भी धोली राहुल गांधी ने और पार्टी को भी 99 सीट तक पहुंचा दिया। अब बीजेपी जब 240 पे टिक गई 2024 में, उसके बाद वो थोड़ी झुंझलाहट, थोड़ी छटपटाहट उसमें दिख रही है। 2029 हाथ से खिसक रहा है, ये दिख रहा है बीजेपी को। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी जो कर रही है, जो सरकार, मोदी सरकार जो काम कर रहे हैं इस वक्त, वो इसको दर्शाता है कि बाजी पलटती नजर आ रही है। इसलिए झुंझलाहट में बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि इस वक्त चौतरफा मोदी जी घिरे हुए हैं। एक
ताकत क्या थी 14 से लेकर 24 तक? एक तरफ पप्पू, नासमझ, बेवकूफ, ये इमेज चैलेंजर की, जो गद्दी पे बैठा है, विश्व गुरु, 56 इंच का सीना, दुनिया सुनती है, टफ डिसीजन लेता है, दुश्मन को घर में जाकर मारता है, क्लीन इमेज, चाय वाला, गरीब आदमी। अब 2024 अचानक क्या हुआ? ये जो पप्पू नासमझ बेवकूफ था, ये अचानक से समझदार हो गया, ये अचानक से लोगों को पसंद आने लगा, ये अचानक से लीडर ऑफ अपोजिशन हो गया, टफ सवाल पूछने लग गया, बातें सच साबित होने लगी, लोगों को समझ में आने लगी। और इस तरफ 56 इंच का भी गुब्बारा फूट गया, विश्व गुरु की छवि भी ध्वस्त हो गई। लीडर ऑफ अपोजिशन ने दुनिया के सामने साबित कर दिया कि ये ट्रंप, नेतन्याहू इनका गुलाम टाइप बन के रह गया है। भारत जो किसी की नहीं सुनता था, अपने निष्पक्ष होकर काम करता था, वो आज इन दो देशों के इशारों पर चल रहा है। फिर एप्स्टीन फाइल का जिक्र आ गया, फिर हरदीप पुरी वाला मामला सारा आ गया, फिर ईरान के साथ रिश्ते खराब हो गए, फिर अचानक से पाकिस्तान, जहाँ जिस हर चीज के लिए बीजेपी के पास दो ही ढोल होते हैं बजाने के लिए जब भी फंसती है, या तो पाकिस्तान या नेहरू। अब वो दोनों भी हाथ से निकल गए। पाकिस्तान अचानक से इंटरनेशनल मानचित्र पर मीडिएटर की भूमिका निभाने लग गया। तो इन सब उसमें घिरे हुए हैं। इसलिए कभी डिलिमिटेशन, कभी महिला आरक्षण विधेयक, कई इस तरह की चीजें कर रहे हैं, ध्यान बटाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सोचिए, देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री एक राज्य के विधानसभा चुनाव में कई दिनों से लगा हुआ है। देश कहाँ जा रहा है, कौन चला रहा है, किसी को समझ नहीं है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, आपको समझ आ रहा तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। मुझे समझ नहीं आ रहा इस वक्त देश को कौन चला रहा है, क्योंकि वो तो दोनों पश्चिम बंगाल में ही चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं कब से लेके, फिर कहते हैं 18-18 घंटे काम करते। खैर, वो अलग बात है। तो जब ये दिख रही है तो उधर मुझे राहुल गांधी की राजनीति में भी बदलाव नजर आ रहा है। राहुल गांधी ने भी बड़े सिस्टमैटिक तरीके से धीरे धीरे अपनी राजनीति बदल दी है। अपनी मतलब इन द सेंस कांग्रेस की राजनीति भी बदल दी है। अच्छा, ये हुआ पिछले 6 महीने में, जब से राहुल गांधी को ये विश्वास हो गया है कि अब 70% कांग्रेस को वो बदलने में कामयाब हो चुके हैं। अब 70 से 75% नई कांग्रेस है। वह वो कांग्रेस है जो राहुल गांधी चाहते थे, वैसी कांग्रेस है जैसी राहुल गांधी चाहते थे। और आज की डेट में एक कांग्रेसी मुझे कुछ दिन पहले ही कह रहा था कि आज की डेट में चौहान साहब गारंटेड है कि 98% कांग्रेस की लीडरशिप राहुल गांधी पर विश्वास करती है, राहुल गांधी के पीछे खड़ी है। जो साल 6 महीने पहले तक 50 से 55% पर था जो आंकड़ा, आज 98% है। 2% भी वो है जिन्हें ये लग रहा है कि हमें कहीं रिटायर ना कर दिया जाए। वो लोग हैं जो अभी भी शक पाले हुए हैं। बाकी पूरी लीडरशिप कांग्रेस के साथ, राहुल गांधी के पीछे खड़ी है। अब जब राहुल गांधी ने अपने हिसाब से कांग्रेस बना ली है, तो उन्होंने रणनीति भी अपने हिसाब से अब बदल ली है। पुरानी ढर्रे को छोड़कर राहुल गांधी ने क्या किया है, पहले देखिए कांग्रेस की राजनीति समझिए। पिछले 10 साल में आपने क्या देखा? 11 साल में कांग्रेस की एक ही रणनीति थी। जैसे छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, ये ऐसे राज्य, गुजरात, बीजेपी से लड़ो, अकेले लड़ो, कोई साथी सहयोगी नहीं, लड़ो। अब संसाधन उधर, हजारों करोड़ उधर, यहाँ चंद 150, 100 या 200, 300 करोड़ जितना भी है, इतना अभाव। संगठन उधर, इधर कुछ नहीं है। लड़ो, हारो और हार का ठिकरा लेते रहो। लेकिन जब दूसरे राज्यों की बात आए, जहां त्रिकोणीय मुकाबला लगे, चौकोणीय मुकाबला लगे, वहां जो पुरानी कांग्रेस की लीडरशिप थी वो मजबूर करती थी राहुल गांधी को भी, और सोच रही कि नहीं नहीं, सहयोगी हैं, सहयोगियों को नाराज नहीं कर सकते, वहां उनका गढ़ है, उन्हें आप आगे लीड रहने दीजिए, हमको पीछे रहना पड़ेगा। मान जाती थी कांग्रेस फिर वही, वहां जीते तो कामयाबी उनकी, दूसरे राज्यों में हारे तो कांग्रेस के नाम की हार। लेकिन अब 6 महीने से अगर आपने नोटिस किया हो, अगर कांग्रेस कहीं पर गठबंधन में लड़ भी रही है, छोटी पार्टी के रूप में भी लड़ रही है, तो उससे पहले
अपना पूरा जो सोच है या जो रिजर्वेशन है वो खुलकर रख देती है, चाहे बिहार हो चाहे तमिलनाडु हो। गठबंधन में सीट बंटवारे से पहले अपना रिजेंटमेंट, अपना जो गुस्सा है या अपनी जो सोच है वो पूरी तरह से गठबंधन के बड़े सहयोगी को क्लियर कर दी थी कि चलिए इस बार हम मान लेते हैं आपकी अपनी नाराजगी को छोड़ते हुए भी, लेकिन अगली बार ये नहीं चलेगा। दूसरा, राहुल गांधी ने क्या बदलाव किया? राहुल गांधी ने बदलाव किया है कि हम क्यों कांग्रेस अपने ट्रेडिशनल जो 80-70 के दशक से चली आ रही है उसी राजनीति को आगे चलाए, वक्त के साथ राजनीति को क्यों ना बदला जाए। इसलिए राहुल गांधी ने पहले ओबीसी की बात करनी शुरू की, जातिगत जनगणना की बात करनी शुरू की, दलित की बात करनी शुरू की, यहां तक कि कांशीराम की बात करनी शुरू कर दी। कांशीराम के लिए भारत रत्न की मांग करनी शुरू कर दी। नतीजा ये हुआ कि मायावती छटपटा गई। मायावती का छटपटाना मतलब बीजेपी का छटपटाना। अभी कुछ दिन पहले सर्वे, एक दैनिक भास्कर का सर्वे सोशल मीडिया में आपने देखा होगा, 2024 के चुनाव को लेकर उन्होंने उसमें डाला था कि 2024 के चुनाव में जहां जहां कांग्रेस के उम्मीदवार लड़े वहां वहां दलित वोट बीएसपी से ज्यादा कांग्रेस को मिले, और पूरे उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को जो दलित वोट मिला वो कांग्रेस की वजह से मिला, ना कि समाजवादी पार्टी की वजह से। कांग्रेस की वजह से मायावती का वोट भी इस गठबंधन को मिला, क्योंकि राहुल गांधी दलितों की बात करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं। अब उन्होंने उसमें कांशीराम के लिए भारत रत्न भी जोड़ दिया। जातिगत जनगणना का मुद्दा बहुत बड़ा हो गया था। सरकार को यह बात समझ में आ गई थी कि जातिगत जनगणना का मुद्दा बहुत बड़ा हो गया है, इसलिए सरकार ने आनंद फानंद में कह दिया कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। अब जब ये डिलिमिटेशन का मामला जोड़ दिया साथ में, सेंसिस उसके साथ, महिला आरक्षण के साथ, तब राहुल गांधी को फिर समझ में आ गया कि वो जातिगत जनगणना फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, तो उन्होंने फिर जातिगत जनगणना और ओबीसी का मुद्दा उठा लिया। अब फिर इसको लेके आगे चलेंगे। दूसरा, राहुल गांधी ने जो गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स की मैं बात कर रहा हूं कि फिर अपनाई है, वो ये है कि बीजेपी को उम्मीद यही थी कि जो चला आ रहा था 12 साल से, कि भाई ये जो हिंदी पट्टी वाले हैं, जहां बीजेपी बनाम कांग्रेस की लड़ाई है, कांग्रेस वहीं फोकस करेगी, बाकी राज्यों में कांग्रेस अपने दूसरे सहयोगियों के भरोसे ही रहेगी। लेकिन राहुल गांधी ने बदलकर, आजकल आपने नोट किया होगा पिछले 6 महीने में ज्यादा फोकस उन राज्यों पर कर दिया है जहां कांग्रेस ऑलमोस्ट मृत शैया पर थी। उड़ीसा हो, कई बार बोल चुका हूं, पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, राहुल गांधी अंडमान गए हुए हैं, अंडमान हो, और आप, मैं और राज्य बोल रहा हूं शायद जो मेरे दिमाग से छूट रहे हैं, एंड इन राज्यों में कांग्रेस का कैडर ने तो झंडे तक उतार दिए थे, कांग्रेस के वर्कर ने रख दिए थे अंदर, फिर से छत पर झंडे आ गए। और ये बीजेपी ने नहीं सोचा था, ये बीजेपी ने उम्मीद नहीं की थी कि कांग्रेस ऐसे राज्यों में काम करना शुरू कर देगी। और इसीलिए इस वक्त सही में बताऊं, अगर अंदर खाने की खबर यह है कि बीजेपी के अंदर वो इस चीज को लेकर बहुत घबराहट है कि ये राहुल गांधी, ये कांग्रेस क्या कर रही है, कि अगर कांग्रेस इन जगहों पर उठ गई तो फिर बाकी राज्य आसान हो जाएंगे। फिर उत्तर प्रदेश अभी समाजवादी पार्टी के सहारे, जैसे मैंने कहा कि लोकसभा इलेक्शन का जो डाटा है जो भास्कर ने रखा है, वो साफ दिखा रहा है कि मायावती का वेट कांग्रेस को शिफ्ट हो रहा है, और कांग्रेस की वजह से अखिलेश यादव को भी शिफ्ट हो रहा है। इससे होगा क्या? इससे अब विधानसभा चुनाव होंगे तो कांग्रेस ज्यादा सीटों की डिमांड करेगी, ज्यादा सीटों की डिमांड करेगी, कुछ भी सीट बढ़ेगी, चाहे कुछ भी बढ़े। अगर नहीं भी बढ़े, मान लीजिए पिछले वाले फॉर्मूले पे लड़ते हैं, तो भी दलित वोट पूरे गठबंधन को ट्रांसफर हो रहा है। ये चिंता का विषय किसके लिए? ये चिंता का विषय मोदी जी के लिए है, जिन्होंने वो यूजीसी वाला जो नियम वाला पंगा लेकर अपना स्वर्ण वोट भी जो है नाराज कर दिया। अब दलित भी हाथ से ना छूट रहा है कहीं,
ओबीसी को लेकर वैसे ही डाउट है, दोनों ही पार्टियों में डाउट है, बीजेपी में भी कांग्रेस में, कि दलित ओबीसी वोट आखिर है किसका। सभी पार्टियां क्लेम करती हैं, सभी पार्टियां उन्हें अपने साथ जोड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन एक टाइम था जब दिख रहा था कि बीजेपी के साथ जा रहा था। आज की डेट में क्लियर नहीं है कि ये किसका वोट बैंक, किसका वोट है, कौन किसके साथ जाएगा, कोई क्लैरिटी नहीं है। दूसरा, जब बात मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा जैसे राज्यों की आए, तो जितने भी बीजेपी के तीर में, तरकश में तीर थे, वो मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर चला चुकी है, और ये राहुल गांधी समझ चुके हैं कि ये सारे तीर चल चुके हैं। SIR अब होगा इन राज्यों में, कुछ में हो भी गया है, वो एक बचा है। पैसे से तोड़ने खरीदने का कांग्रेस में अब रिवाज खत्म हो गया। वो असम में गए हैं 3-4 लोग, नो डाउट। बाकी आप खुद बताइए मुझे, लास्ट टाइम आपको कब याद है कि कांग्रेस का कोई बड़ा नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुआ? बड़ा नेता, एक टाइम में लाइन लगी हुई थी, रोज खबर आती थी। इसलिए आज की डेट में बीजेपी मजबूरी में आम आदमी पार्टी को तोड़ रही है, क्योंकि वो सिस्टम तो अपने कैडर को मैसेज देना तो जरूरी है ना कि भाई ये जो है सिलसिला जारी है। और दूसरी बात, बीजेपी कांग्रेस से भी अब थोड़ा सा लेने से हिचकिचा इसलिए रही कि असम में एक ऐसा मामला है जो बॉइलिंग पॉइंट हो गया बीजेपी के अंदर। वहां नाराजगी बीजेपी कैडर के अंदर इतनी हो गई है कि कांग्रेस के ही सारे नेता आ गए हैं, सब कुछ मलाई कांग्रेस ही खा रहे हैं। जिन्होंने सारी जिंदगी कुर्सियां उठाई, टाट बिछाए, वो कहीं पीछे रह गए हैं। ये भी एक दिक्कत होगी बीजेपी के साथ। तो वो तीर सारे चल चुके हैं। अब ऐसे में चॉइस अगर बीजेपी के खिलाफ अगर कोई है लोगों के पास, तो कांग्रेस है। अब जैसे राजस्थान में आज की डेट में किसी से भी आप पूछ लीजिए, तय माना जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार आएगी, जो भी अगले चुनाव होंगे, शायद 27 में। छत्तीसगढ़ में तय माना जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार आना तय है। मध्य प्रदेश का मैं अभी नहीं कह सकता। उत्तराखंड तो उन सबसे ऊपर है। हरियाणा अभी निपटे हैं। हिमाचल में ऑलरेडी कांग्रेस की सरकार है, जहां मैं आपको बता रहा हूं कि आज की डेट में बीजेपी की सरकार आने के ज्यादा चांस है। इसमें कोई छुपाने वाली बात या झूठ बोलने वाली बात है ही नहीं, क्योंकि आज की डेट में हालत ऐसी है। लेकिन कांग्रेस के पास फिर उसके एवज में पंजाब का मौका है। पंजाब में बीजेपी के पल्ले कुछ नहीं है। बीजेपी जोड़ तोड़ के खरीद के अपनी सरकार बनाए तो अलग बात है। जो कहा जा रहा है कि शायद भगवंत मान का टेन्योर पूरा ना हो, बीजेपी इतने MLA अपने पाले में डाले कि भाई आखिर के 6 महीने में सरकार बीजेपी की, और हो भी सकता है पंजाब में बीजेपी चाहेगी कि अगला चुनाव उनकी सरकार के अंडर हो। फिर आपको पता, फिर तो खेल बहुत कुछ होता है, जैसे असम में हुआ। लेकिन ऐसा होगा कह नहीं सकते, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में तोड़ पाना आसान नहीं। शायद कितने 92 हैं आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, तो 92 में से कितने 65 या 66 तोड़ने पड़ेंगे, 68 तोड़ने पड़ेंगे। इतना बड़ा दल बदल, देश की राजनीति हिल जाएगी अगर ये हो गया। आज तक नहीं हुआ इतना इतना, मतलब आप समझ रहे हैं ना कितना पैसे का खेल चलेगा, कितना फाइनेंस इन्वॉल्व होगा इसमें, क्या कुछ इन्वॉल्व होगा अगर ऐसा हुआ। लेकिन ये बीजेपी कुछ भी कर सकती है, चाहेगी कि चुनाव उसकी सरकार के अंडर हो। लेकिन अगर नहीं होती तो कांग्रेस के पास पंजाब में मौका है, अच्छा मौका है पंजाब को हासिल करने का। दिल्ली में जैसा मैंने कहा, कांग्रेस ने काम शुरू कर दिया है आम आदमी पार्टी को निपटाने में। जो बीजेपी कांग्रेस की मदद कर रही है, कांग्रेस बीजेपी की मदद कर रही है, सही में बात बताऊं, दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को निपटाने में। ममता बनर्जी को निपटाने में भी दोनों का ही फायदा है, दोनों ही जो है वो निपटाने में लग गए हैं। ये बात भी सही है, क्योंकि देखिए इस देश में राहुल गांधी को शायद ये बात समझ में आ गई कि इस देश में अगर बीजेपी को हराना है, सही में हराना है, तो मुकाबला तो कांग्रेस बनाम बीजेपी का ही होना पड़ेगा। जब तक ये दूसरे प्लेयर्स हैं तब तक मामला बढ़ता रहेगा। जैसे मैंने कल शाम के वीडियो में कहा था कि बीजेपी की तगड़ी प्लानिंग यही है कि कांग्रेस को किसी भी हालत में 350 से ज्यादा लोकसभा की सीटें लड़ने को ना मिले। उस हालत में कांग्रेस किसी भी हाल में
किसी भी हाल में 200 का आंकड़ा नहीं छू पाएगी। और जब तक कांग्रेस 200 का आंकड़ा नहीं छू पाएगी, तब तक वो बीजेपी के लिए कोई बहुत खतरनाक वाला चैलेंज नहीं बनेगा कि कांग्रेस की सरकार बन जाए। क्योंकि देखिए, अगर कांग्रेस 150 सीट भी ले लेती है, 180 सीट भी ले लेती है, तो बाकी 100 सीट जिनसे जुगाड़ेगी, उनको खरीदना या उनको तोड़ना बीजेपी के लिए मुश्किल काम नहीं। कौन सी पार्टी ऐसी है जो बीजेपी ने नहीं तोड़ी है अभी तक? इसके लिए जरूरी है कि कांग्रेस को 200 से नीचे नीचे रखना, और कांग्रेस को इससे बचने के लिए जरूरी है कि कांग्रेस देश में कम से कम 450 सीट पर चुनाव लड़े 2029 में। और 450 सीट पे खुद के दम पे लड़ने का मतलब है कि खुद को मजबूत करना। 450 इसलिए कह रहा हूं कि तमिलनाडु में गठबंधन रहेगा ही रहेगा, आप उससे बाहर नहीं निकल सकते, वो मजबूरी भी है। जम्मू कश्मीर में गठबंधन रहेगा, आप उससे नहीं निकल सकते। और महाराष्ट्र में भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है किसी एक पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन रहेगा, एक के साथ, दो नहीं रहेगा, महाविकास अघाड़ी तो नहीं रहेगा मुझे लगता है, लेकिन किसी एक पार्टी के साथ रहेगा। तो कुल मिलाकर छोटी मोटी पार्टियां और गिन लो, सब गिन गिना के आप मान के चलो, तो कांग्रेस को 450 के आसपास मिलेंगी। और इतनी कांग्रेस को चाहिए कि ताकि कांग्रेस कोशिश करे कि 50% या 45% या 40 का भी अगर वो स्ट्राइक रेट मारने की कोशिश करे, 40 का भी स्ट्राइक रेट लेने की कोशिश करे, तो 200 के आसपास पहुंच जाती है। जो फिर होगा क्या, कांग्रेस जितनी ऊपर जाएगी, आंकड़ा बीजेपी के लिए भी उतना ही कम होता जाएगा और उसको नुकसान होगा। ये सारी कैलकुलेशन, ये सारी नई सोच, ये सारी नई तरह की रणनीति मुझे राहुल गांधी की आजकल की राजनीति में नजर आ रही है, जिस तरफ वो जा रहे हैं। और दूसरी बात, मैंने ये देखा कि राहुल गांधी अब ये भी झिझक नहीं कर रहे हैं कि जो 6 महीने पहले किया करते थे कि नहीं वो हमारा इंडिया गठबंधन का साथी है तो थोड़ा बच के बात करनी है, ये जो है बीजेपी के खिलाफ हमारे साथ लड़ता है तो थोड़ा बच के, थोड़ी लिहाज करने नहीं। केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, दो का उदाहरण आपको दिखा दिया है कि कोई लिहाज नहीं। अब हार्डकोर पॉलिटिक्स होगी, हार्डकोर चुनाव होंगे। अब पीछे हटने की या झुकने का चांस नहीं है, वो दौर खत्म हो गया है। ये फिलहाल नई राजनीति राहुल गांधी की नजर आ रही है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। उम्मीद हो वीडियो पसंद आई होगी। आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप भी जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।